मॉडर्न अप्रोच का आज फिर से एक समरी वीडियो हम लोग बना रहे हैं, ताकि बहुत दिन हो गया आपको देखे हुए, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। और एक एग्जांपल भी करा दूंगा साथ में, ताकि कैसे किसी भी एसेट को आइडेंटिफाई करना है वो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अगर हम देखें, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच जो हिसाब से अकाउंटिंग किया जाता है, तो हम लोग खाली मॉडर्न अप्रोच को अभी देख रहे हैं, ट्रेडिशनल को हम नहीं कर रहे। ट्रेडिशनल को बाद में करेंगे कभी, क्योंकि अगर वो करा देता पहले तो कंफ्यूजन होने लगेगा आपको बाद में। इसलिए मैंने मॉडर्न को ही पकड़ा, क्योंकि इसी बेसिस पे आगे आप लोग को अकाउंटिंग करना है, तो ये वाला ज़्यादा आसान है, लॉजिकल है और समझ में भी आएगा। ठीक है, दोनों से आउटपुट सेम ही आएगा, दोनों से कीजिएगा तो जनरल एंट्री एक ही आएगा, लेकिन ये वाला ज़्यादा ईजी है और समझने में आसान है। और इसका मतलब अब मॉडर्न अप्रोच ज़्यादा ब्रॉडली यूज हो रहा है, ट्रेडिशनल को अब लोग कम इस्तेमाल कर रहे हैं पहले के तुलना में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, पहला होता है असेट्स ग्रुप, जिसको बोलते हैं असेट्स अकाउंट। दूसरा होता है लायबिलिटी अकाउंट। तीसरा रेवेन्यू अकाउंट। चौथा एक्सपेंस अकाउंट और पांचवा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब समझते हैं कि एसेट्स अकाउंट होता है क्या, जैसे क्या होता है। एसेट्स अगर जान लेंगे तो उसके बाद बहुत आसान होगा, क्योंकि एसेट्स में जो होता है लायबिलिटी फिर तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एसेट्स का मतलब पहले समझते हैं। एसेट्स का मतलब होता है टांजिबल ऑब्जेक्ट्स। देखिए यहाँ पे टांजिबल ऑब्जेक्ट्स और इंटांजिबल राइट्स, ठीक है, ओन्ड बाय एन एंटिटी एंड कैरिंग फ्यूचर बेनिफिट्स। इसका मतलब होता है कि टांजिबल एसेट्स या इंटांजिबल राइट जो एंटिटी ओन करता है, मतलब जिसका मालिक एंटिटी है और जिससे फ्यूचर में बेनिफिट आने वाला है एंटिटी को। ठीक है, टांजिबल मींस क्या होता है, जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो टांजिबल है। जिसको छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, इंटांजिबल है। ठीक है, लेकिन इन दोनों को बेचने से आपके पास पैसा आता है और खरीदने के लिए पैसा लगता है। जिस चीज को बेचने में या खरीदने में पैसा लगता है वो आपके लिए क्या हो गया, एक तरीके से एसेट्स है, जिसको फ्यूचर में अगर उससे बेनिफिट मिलने वाला है, खरीदने में पैसा लग रहा है या बेचने में पैसा मिल रहा है, और जिससे किसी भी एंटिटी को कोई बेनिफिट मिलने वाला है, तो हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। ठीक है, या फिर दूसरे लैंग्वेज में अगर बात करें तो एसेट्स मीन्स एनीथिंग विच विल इनेबल बिजनेस एंटिटी टू रिसीव कैश, मतलब कैश रिसीव करने में हेल्प करेगा, और एनी अदर बेनिफिट, एनी अदर फ्यूचर बेनिफिट, या फ्यूचर में कोई और बेनिफिट दिला सकता है एंटिटी को, वो क्या है, एसेट्स है। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर, पेटेंट, कॉपीराइट, एडवांस पेड, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, कैश, बैंक बैलेंस। इसका मतलब बताता हूँ। लैंड, देखिए कैसे ये आपके लिए एसेट्स है, मैं थोड़ा सा समरी फटाफट बता देता हूँ। लैंड, अगर आपके पास जमीन है तो फैक्ट्री अगर लगाना होगा तो आपको जमीन खरीदना नहीं पड़ेगा फ्यूचर में, तो ठीक है। तो फ्यूचर अगर अभी आपके पास कोई लैंड है तो फ्यूचर में तो खरीदना नहीं पड़ेगा ना, उस पर अपना डायरेक्ट काम करना शुरू कर सकते हैं। या फिर इसको आप रेंट पे भी लगा सकते हैं जमीन को, तो इससे पैसा कमा सकते हैं। या फिर अगर इस पे अगर कोई फैक्ट्री लगाना होगा तो जमीन खरीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जमीन है। तो इससे क्या होगा, देखिए लैंड क्या कर रहा है, आपका फ्यूचर में पैसा बचा रहा है। अगर अभी आपके पास जमीन है तो फ्यूचर में खरीदना नहीं पड़ेगा, फ्यूचर नहीं खरीदिएगा, तो फ्यूचर में नहीं खरीदिएगा तो जितना का जमीन आज है उतना पैसा फ्यूचर में तो बच जाएगा ना। जैसे मान लीजिए अभी 1 करोड़ का जमीन है, फ्यूचर में अगर 2 साल बाद आपको प्लांट लगाना होगा कहीं और पे, और जहां लगाना है वहां पे आपका जमीन था ये वाला, तो अब उस दिन मान लीजिए 2 करोड़ जमीन का दाम है, तो आपके पास क्योंकि पहले से जमीन है तो खरीदना नहीं पड़ा, तो 2 करोड़ फ्यूचर में सेव हो गया ना। तो मतलब आउटफ्लो हो सकता था, अगर जमीन अभी आपके पास नहीं होता तो जमीन खरीदना पड़ता, तो एसेट्स मतलब पैसा लगता, आउटफ्लो होता पैसा, किसी और को पैसा देते तब जमीन खरीदते हैं। तो अभी जमीन है इसलिए फ्यूचर में खरीदना नहीं पड़ेगा, तो आउटफ्लो बचा। आउटफ्लो होता लेकिन अब नहीं हुआ क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जमीन है। वैसे ही बिल्डिंग है, मान लीजिए बिल्डिंग में आप कुछ मशीन लगाने वाले हैं, तो बिल्डिंग अगर अपना नहीं होता तो आप किराए पे लेते तो उसको रेंट देना पड़ता है, तो अब रेंट नहीं देना पड़ता, आउटफ्लो बच रहा है। ठीक है, तो ये एसेट्स हो गया क्योंकि बेनिफिट दे रहा है। या फिर इसको ये बोल सकते हैं, इसको रेंट पे लगा देंगे तो रेंट मिलेगा भी, तो इनकम भी दिला रहा है। अगर खरीदना होता पड़ता, खरीदते तो पैसा जाता है, किराए पे लेते तो भी पैसा जाता, तो देखिए पैसा को बचा रहा है। स्टॉक, वैसे ही मान लीजिए स्टॉक क्या होता है कि इसको प्रोडक्शन में यूज करते हैं या सेल में यूज करते हैं। स्टॉक को अगर सेल करना हुआ तो खरीदना नहीं है, तो आपके लिए एसेट्स है, क्योंकि डायरेक्ट सेल की जगह तो इनफ्लो आएगा। अगर इसको प्रोडक्शन में यूज करना पड़ता तो कर सकते, प्रोडक्शन में खरीदना नहीं है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है, तो फ्यूचर में यूज हो रहा है, आउटफ्लो बचा रहा है आपका। वैसे ही डेटर, इससे पैसा मिलेगा, इसको अपने उधार में सेल किया तो इससे पैसा मिलेगा, तो जिससे पैसा मिलेगा या तो पैसा आएगा या पैसा बाहर जाने से रोकेगा, वो आपके लिए एसेट्स है। तो यहाँ देखिए पैसा आएगा। पेटेंट क्या होता है कि
आपने किसी चीज़ का पेटेंट कराया, जैसे आईफोन देखते हैं, आईफोन में बहुत आता है, अच्छा अच्छा डिजाइन बनाता है, तो डिजाइन को पेटेंट करा लेना, मतलब रजिस्ट्रेशन करा लेता है अपने नाम पे कि इस डिजाइन का मोबाइल सिर्फ हम ही बनाएंगे। तो अब क्या होगा, उसका इतना खूबसूरत मोबाइल होता है, उसके अंदर ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, उस टेक्नोलॉजी को कोई यूज अब नहीं कर पाएगा, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। अपना नया टेक्नोलॉजी बना ले अलग बात है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को मतलब कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएगा। तो कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएगा तो फिर से वो इस तरह का इन्वेंट करेगा, इन्वेंट करने में बहुत खर्चा होता है, इसलिए एक पेटेंट करा लेता है कि अगर तुमको उस तरह का बनाना है तो तुम अपना रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो, तब खर्चा होगा। अगर पेटेंट करा लिए तो अब देखिए आपका कोई मोबाइल और नहीं बेच पाएगा, आप ज़्यादा मोबाइल बेचिएगा, ज़्यादा पैसा कमाइएगा। अगर आप पेटेंट नहीं कराते तो क्या होता है, आपके जैसा बहुत सारा लोग मोबाइल बनाता है बेचता है, तो सब लोग मोबाइल बना के बेचेगा, तो कस्टमर तो फिक्स है कि मार्केट में 2 लाख कस्टमर है, तो 2 लाख मोबाइल बिकेगा। आप या तो 2 लाख पूरा अकेले बेच दीजिए या सब मिल के 2 लाख बेचेगा मोबाइल। तो अगर आप अकेले बेचेगा तो ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, सब मिल के बेचेगा तो सबके पास कम कम आएगा। तो यहाँ से देखिए पेटेंट कराने से क्या होगा कि उस तरह का अगर मोबाइल कोई नहीं बनाएगा तो आपका मोबाइल ज़्यादा बिकेगा, तो ज़्यादा बिकेगा तो ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये आपको इनकम बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। सेम कॉपीराइट होता है, सेम आर्ट वर्क के लिए, कोई आर्ट वर्क है, आप जैसे फोटो वोटो है, मतलब फोटो क्या बोलते हैं, कोई फोटो आपने क्लिक किया है या फिर कोई पेंटिंग आपने बनाया है, तो वो सब का कॉपीराइट हम करा लेते हैं, क्योंकि उसको कॉपी करके कोई बेच नहीं पाए, वरना तो बेचेगा तो फिर आपका वैल्यू घट जाएगा ना। वैसे ही एडवांस पेड, आपने मान लीजिए कोई गुड्स खरीदना था, आपको 2 महीने बाद चाहिए था, लेकिन आपको लग रहा था कि दाम बढ़ जाएगा उस सामान का, इसलिए आपने एडवांस दे दिया, तब दाम फिक्स हो गया कि इसी पैसा पर आपको इतना क्वांटिटी मिल जाएगा, बस आज ना मिलकर 2 महीने बाद मिलेगा। तो 2 महीने बाद आपको वापस से पैसा नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ गुड्स लाना है। तो देखिए अभी आपने पैसा दे दिया तो बाद में गुड्स आपको फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि पैसा तो आज ही दे दिया, तो आपने पहले पैसा दे दिया तो बाद में फ्री में गुड्स आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एसेट्स हो गया, क्योंकि बाद में पैसा आप नहीं देना पड़ रहा, फ्री में आ रहा है। प्रीपेड एक्सपेंस सेम वैसा ही है, ये एडवांस पेड गुड्स के लिए होता है, प्रीपेड एक्सपेंस होता है जो एक्सपेंस के लिए होता है। जैसे कोई खर्चा था, ठीक है, खर्चा जैसे टेलीफोन एक्सपेंस, आप देख लीजिए प्रीपेड मोबाइल कराते हैं ना, तो यूज करते हैं बाद में, पहले रिचार्ज कराते हैं, यानी कि 100 रुपये पहले डाल दिए मोबाइल में, फिर 100 रुपये को यूज करते हैं। तो क्या हो गया कि जब यूज कीजिएगा तो पैसा नहीं देना, पहले ही पैसा दे दिए, तो फ्यूचर में आप जब यूज कीजिएगा तो फ्री में यूज कीजिए उतना पैसे तक का, तो वो प्रीपेड हो गया। एडवांस और प्रीपेड लगभग सेम है दोनों, कि जनरली एक्सपेंस के लिए यूज होता है, ये एसेट्स के लिए भी यूज होता है। हमारे कोई मशीन खरीदना था तो अपने एडवांस पेमेंट कर दिया, ये कोई खर्चा करना था तो अपने प्रीपेड खर्चा कर दिया। प्रीपेड मैंने खर्चा के लिए होता है जहाँ पे कंपनी को डर होता है कि ये भाग जाएगा बीच में यूज करके, इसलिए पहले ही पैसा ले लेता है। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है कि आपने इनकम अर्न कर लिया है, अक्रू हो गया लेकिन ड्यू नहीं हुआ है। अक्रू और ड्यू में अंतर क्या होता है कि ड्यू का मतलब होता है कि आपके पास राइट आ गया, आप उससे पैसा मांग सकते हैं, ठीक है। और अक्रू का मतलब कि आपका इनकम अर्न हुआ है, अभी आपके पास राइट नहीं आया है, जैसे आपने काम कर दिया लेकिन अभी आप पैसा मांग नहीं सकते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, अक्रू हुआ है, खाली अभी मांग नहीं सकते क्योंकि ड्यू नहीं हुआ है। जैसे अक्रू होता है जनरली क्या, ओवर द पीरियड, आप सैलरी कमाते हैं, कहीं काम कर रहे हैं तो सैलरी ओवर द पीरियड अक्रू होता है, हर दिन कमा रहे हैं तो 1 दिन का आप इनकम अर्न हुआ है, 2 दिन का, 3 दिन का, 30 दिन का है तो 30 दिन का इनकम अर्न हो गया। लेकिन मिलता कब है, 5 तारीख को मिलता है, तो 5 को ड्यू डेट होता है, उससे पहले अक्रूड होता है। 1 से 30 तारीख तक आपने इनकम अर्न किया, अक्रू किया, और 5 को ड्यू हो गया तो उस दिन आपको मिलेगा। तो अक्रू हुआ तो मतलब इनकम तो अर्न हो चुका है ना, आज नहीं तो कल फ्यूचर में तो मिलेगा जरूर, तो उसको बोलते हैं क्या, अक्रूड इनकम। और ड्यू डेट के दिन आप उससे जाकर पैसा मांग लेते हैं, तो जब तक ड्यू नहीं हुआ है तब तक उसको बोलते हैं अक्रूड। अक्रूड इनकम मतलब आपका असेट्स है, क्योंकि इससे फ्यूचर में आपको पैसा मिलेगा ना। अक्रूड इनकम कैसे असेट्स हो गया, आपने काम कर लिया है तो अर्न तो हो गया, भले आपको 5 तारीख को पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा तो मिलेगा, 5 को नहीं मिलेगा, 6 को मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो क्या हो गया आपके लिए असेट्स, क्योंकि फ्यूचर में आपके पास कैश आएगा। कैश तो अपने आप में ही कैश है, तो वो असेट्स है, उसमें क्या समझाना है। बैंक बैलेंस वैसे ही, बैंक में आपका पैसा जमा है तो जब चाहे आप बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, कैश निकाल सकते हैं, वो आपके लिए क्या हो गया, वो भी एसेट्स हो गया। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि एसेट्स का मतलब क्या आता है। चलिए एक बार और फ्यूचर बेनिफिट का मतलब समझ लेते हैं। यही वाला जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इंक्रीजेज और हेल्प इन इंक्रीजिंग सेल्स रेवेन्यू ऑफ द एंटिटी। फ्यूचर बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज करता है या हेल्प करता है इंक्रीज करने में, क्या करने में, सेल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, या खर्चा को घटाने में, या खर्चा घटाता है या खर्चा घटाने में हेल्प करता है। फ्यूचर बेनिफिट का मतलब क्या हुआ कि एसेट्स ऐसा है, एसेट्स या तो खर्चा घटाएगा या खर्चा घटाने में मदद करेगा। एसेट्स का मतलब क्या होता है कि इनकम या तो बढ़ाएगा या बढ़ाने में मदद करेगा। फ्यूचर बेनिफिट का मतलब बता रहे हैं, और फ्यूचर बेनिफिट कौन देता है, एसेट्स देता है। तो यहाँ पे एसेट्स का मतलब ये हो जाएगा कि कोई ऐसा चीज जो हेल्प करे प्रोडक्शन में, ट्रेडिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जहाँ पे एम्प्लॉय काम जो कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं ना कि कैसे कि क्या चीज मैनेज हो रहा है। तो मान लीजिए एसी है, एसी तो किसी काम का नहीं है,
एसी से तो कोई प्रोडक्शन सेल्स हो नहीं रहा है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करता है। मान लीजिए एसी लगा हुआ है तो वहाँ 10 लोग बैठ के काम कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा अच्छे से इन्वायरमेंट मिलता है, वो अच्छे से इफिशिएंटली काम कर पाते हैं। अगर बहुत गर्मी लगेगा तो वो गर्मी से ही परेशान रहेंगे तो काम क्या करेंगे। तो एसी लगाने से क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर रहा है वो कि अच्छे से मैनेज हो सके। तो इस तरीके से या तो प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, यानी कि जो बना रहे हैं गुड्स उसमें हेल्प करेगा, या सेल करने में हेल्प करेगा, ट्रेडिंग में परचेज सेल करने में हेल्प करेगा, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा, या फिर कोई ऐसा चीज जो कोई भी अर्न करने में हेल्प करे, कोई भी इनकम अर्न करने में, जैसे इंटरेस्ट अर्न करने में, डिविडेंड अर्न करने में, रेंट में, रॉयल्टी में, या कोई अदर इनकम जो भी नाम हो, मतलब अर्न करने में हेल्प करे। जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी का डिवेंचर ले लिया। डिवेंचर क्या होता है, बॉन्ड समझिए, बॉन्ड समझते हैं ना, बॉन्ड इन्वेस्ट कर देना, या फिर आप बेसिकली लोन समझ ली, किसी को आपने लोन दिया है तो उससे इंटरेस्ट आता है ना, तो उसी को कंपनी को देते हैं तो एक सर्टिफिकेट देता है, उसको बोलते हैं डिवेंचर या बॉन्ड। तो लोन आपने दिया तो उसके बदले में एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ आपने मुझे इतना पैसा दिया है जिस पे मुझे इतना इंटरेस्ट आपको हर महीने देना है, तो उसी को बोलते हैं कागज पे दे देना बॉन्ड। तो जब वो बॉन्ड खरीद लेते हैं, सर्टिफिकेट वो खरीदते हैं, तो वो आपको हर महीने इंटरेस्ट देता है, तो वो सर्टिफिकेट आपके लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया, क्योंकि फ्यूचर में वो इंटरेस्ट अर्न करा के देगा। वैसे ही कंपनी का शेयर होता है, शेयर में क्या होता है कि आपने पैसा उस बिजनेस में लगाया है तो उसका एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसको बोलते हैं शेयर। आपके जैसे बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, तो उसको सबको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपने मेरे कैपिटल में इन्वेस्ट किया है, मतलब बिजनेस में पैसा लगाया है शुरू में, तो उसको बोलते हैं शेयर। वो सर्टिफिकेट खरीदने के लिए आप जो पैसा दिए हैं, अब पैसा दे दिए तो हर साल जो प्रॉफिट कमाएगा कंपनी ने, उस पर आपको जो कंपनी टोटल प्रॉफिट कमाएगा उसमें से आपका जो हिस्सा बनेगा वो आपको देगा, उसी को बोलते हैं डिविडेंड। तो आपने कंपनी के शेयर को खरीदा है तो इसलिए आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो जो सर्टिफिकेट है वो आपके लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। वैसे ही रेंट, आपने मान लीजिए बिल्डिंग खरीद लिया तो बिल्डिंग को आपने रेंट पे लगा दिया, तो वो रेंट वहां से आ रहा है, तो ये आपके लिए एसेट्स हो गया। रॉयल्टी, रॉयल्टी मतलब कोई बुक आपने लिख दिया, ठीक है, तो उसको आपने पब्लिशर को दे दिया कि लिए पब्लिशर तुम इसको पब्लिश करो, प्रिंट करो, सेल करो, जितना सेल करोगे उसका 20% मुझे दे देना। 100 रुपये का बुक सेल करेगा तो 20 रुपये आपको दे देगा। तो कॉपीराइट कराते हैं अपने बुक को, कॉपीराइट करा के और उस राइट को पब्लिशर को आप दे देते हैं, ठीक है, कि इस राइट को यूज करके तुम बुक को प्रिंट करो, तो उस राइट को बोलते हैं कॉपीराइट। तो वो कॉपीराइट आपके लिए एसेट्स होगा क्योंकि वो रॉयल्टी कमा के आपको दे रहा है। और कुछ भी और भी कोई ऐसा एसेट जो फ्यूचर में कमाने में आपको हेल्प करे वो एसेट्स है। समझ गया ना, 4 टाइप से मदद कर सकता है, सेल को बढ़ाने में हेल्प कर सकता है, इनकम कोई और इनकम कमाने में हेल्प कर सकता है, खर्चा को कम करने में हेल्प कर सकता है, या फिर प्रोडक्शन, ट्रेडिंग, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर सकता है। कोई भी ऐसा चीज जो ये चारों काम में हेल्प करे, चारों या चारों में से किसी एक काम में भी हेल्प करे तो आपके लिए एसेट्स है। बेसिकली कैश लाएगा या कैश बाहर जाने में कम, या तो कैश बढ़ाएगा यानी कैश आएगा अंदर, या कैश बाहर जाने से कम करेगा, वो एसेट्स हो गया। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। बेसिकली इसमें धन संपत्ति आता है। धन संपत्ति मतलब क्या आता है, जितना भी आप जानते हैं जिसको बेच सकते हैं वो सब आपके लिए धन संपत्ति है। जिस चीज को भी आप बेच सकते पैसा कमा सकते हो वो सब धन संपत्ति है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो वही एसेट्स आपके लिए। एसेट्स भी 2 टाइप का होता है, फिक्स एसेट और करंट एसेट। फिक्स एसेट का मतलब जो 1 साल से ज्यादा चलेगा वो फिक्स एसेट, और करंट एसेट का मतलब जो 1 ही साल में खत्म हो जाएगा, मतलब 1 ही साल तक उसका फायदा उठा पाएंगे। तो ये मतलब खाली मैंने बता दिया। चलिए उसके बाद पहचानना आपको एसेट्स अब आ जाएगा मेरे ख्याल से कि जिसको बेच के हम पैसा कमा सकते हैं वो एसेट्स है, सिंपल लैंग्वेज में। या फिर नहीं समझ में और डिटेल और समझना है तो ये सब रीड कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख ही दिया है और बाकी ये चीज मैंने समझा ही दिया। वैसे ही लायबिलिटी, एसेट्स में क्या हो रहा था, कैश मेरे पास आ रहा था या कोई और सामान जिसको बेच के कैश लाया जा सकता है, वो सामान उसको बोलते हैं एसेट। लायबिलिटी का मतलब कि हम मुझे पैसा किसी को देना पड़ेगा। ऊपर में क्या था, कैश आएगा, उसको बेचने से कैश आ सकता था, ठीक है। लेकिन लायबिलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे मुझे कैश देना पड़ेगा किसी और को फ्यूचर में। जब मुझे किसी और को पैसा फ्यूचर में देना है ना, फ्यूचर में मतलब आज से 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी फ्यूचर में अगर पैसा देना पड़ेगा वो आपके लिए लायबिलिटी है। कैसे पैसा क्यों देना पड़ता है किसी और को, मान लीजिए कोई सामान आपने उधार पे खरीदा है या कोई खर्चा कर दिया है जिसको पेमेंट अभी आपने नहीं किया है, तो वो आपके लिए फ्यूचर में पेमेंट करना है, वो लायबिलिटी है। जैसे कि आपने गुड्स खरीदा उधार पे तो फ्यूचर में पैसा देना है। लोन आज ले लिया तो फ्यूचर में लोन चुकाना पड़ेगा तो लायबिलिटी हो गया, ठीक है। कोई खर्चा कर दिया, जैसे मान लिया आपने एम्प्लॉय आपके यहाँ रखा, 1 महीना काम करा के बाद काम करा लिया तो 5 तारीख को उसको पेमेंट कीजिएगा ना, तो लायबिलिटी हो गया। तो कोई भी ऐसा पेमेंट जो आपको फ्यूचर में करना है वो आपके लिए लायबिलिटी है। इसके लिए या तो लोन लिए हैं या कोई खर्चा किए हैं या कोई सामान खरीदे जिसका पेमेंट अभी करना बाकी है, वही लायबिलिटी है। सिंपल सा है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इनकम। इनकम कैसे आता है, सेल करने से आता है, रेंट पर करने से आता है, कमीशन से इनकम आता है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी। जो एसेट्स का वाला यहाँ बताया था ये सब जितना भी आइटम है ना, यही सब इनकम तो है, ये सब सारा इनकम है, ये सब इनकम है। सेल, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, रॉयल्टी, जहां से भी इनकम आप कमा रहे हैं, रेवेन्यू कमा रहे हैं, वो पैसा आपके लिए
रेवेन्यू अकाउंट हो गया, ये जनरली रिकरिंग नेचर का होता है, मतलब हर बार ये होते रहता है, मतलब डेली बेसिस पे इसको बोल सकते हैं कि जनरली ये होते रहता है, मतलब फ्रीक्वेंटली होता है रेवेन्यू। तो रेंट, कमीशन, सेल्स, इंटरेस्ट, ये सब डिविडेंड, रॉयल्टी, सेल्स, ये सब रेवेन्यू अकाउंट हो गया। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब समझ गए, इनकम अकाउंट, इनकम जहां से जनरेट हो रहा है, इनकम हो रहा है, कंपनी को फायदा जहां से हो रहा है, इनकम हो। एक्सपेंस इसका उल्टा, जहां हम कोई सामान खरीद रहे हैं जिसके लिए मुझे पैसा पेमेंट करेगा। जब कोई भी सामान या गुड्स या सर्विस, सामान मतलब गुड्स और सर्विस जब हम सेल करते हैं, या तो गुड्स सेल कर रहे हैं या सर्विस, सर्विस बहुत तरीके से दे सकते हैं, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, ये सब कमीशन ही है ना एक तरीके से, सॉरी सर्विस ही है, सर्विस देते हैं उसके बदले में कोई भी गुड्स या सर्विस जब हम बेचते हैं उससे जो आता है पैसा उसको बोलते हैं रेवेन्यू अकाउंट। वैसे ही जब गुड्स और सर्विस, या तो गुड्स या कोई सर्विस, सर्विस का कुछ भी नाम हो सकता है, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, ये सब सर्विस प्रोवाइड किए होंगे, तो हमको जो पैसा मिलता है वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, सॉरी मैंने गलती बोल दिया, यानी गुड्स और सर्विस जब हम बेचते हैं, सर्विस में बहुत तरीके का सर्विस हो सकता है, तो उसको बेचते हैं तो जो पैसा आता है वो रेवेन्यू है। वैसे ही जब गुड्स और सर्विस जब हम खरीदते हैं तो हमारे लिए क्या है, वो एक्सपेंस है। गुड्स और सर्विस खरीदते हैं ताकि फ्यूचर में हम सेल कर सकें, तो जो फ्यूचर में सेल करने के लिए जो आज चीज खरीद रहे हैं वो हमारे लिए खर्चा है, बस यही है। रेवेन्यू को कमाने के लिए जो हम खर्चा करते हैं वो हमारे लिए खर्चा है। रेवेन्यू कमाने के लिए, सेल करने के लिए मुझे कुछ परचेज करना पड़ेगा, गुड्स, रॉ मटेरियल, ये सब तो हमारे लिए खर्चा हो गया, या कोई भी एडवर्टीजमेंट, ये सब जो मतलब बेसिकली किसी भी तरह का सर्विस ले रहे हैं या गुड्स ले रहे हैं वो हमारे लिए खर्चा है। लेकिन हाँ, खर्चा तभी होगा जब हम उसको फर्दर सेल में उसको यूज करने वाले हों, सेल में यूज करने वाले हों, या मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने वाले हों, या सेल को बढ़ाने के लिए यूज करने वाले हों। समझ गए चीज, या तो हम मैन्युफैक्चरिंग में यूज करेंगे, प्रोडक्शन में जिसको बोलते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन में या सेल में यूज करेंगे। ये जो गुड्स सर्विस ले रहे हैं, ये गुड्स सर्विस को लेके ये तीन चीज में यूज करेंगे, प्रोडक्शन, सेल, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में सेल यूज करेंगे, उस चीज को, गुड्स और सर्विस को यूज करेंगे हम। समझ गए ना, मतलब गुड्स और सर्विस जो भी हम ले रहे हैं इसको यूज करेंगे किस लिए, रेवेन्यू कमाने के लिए, तो हमारे लिए एक्सपेंस है। वैसे कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, जो बिजनेस या पार्टनर या प्रोप्राइटर, मतलब जिसको बिजनेस में शुरू में क्या लगाता है, बिजनेस में शुरू में प्रोप्राइटर पैसा लगाता है, पार्टनर पैसा लगाता है, डिविडेंड, जिस तरह का कंपनी हो, कंपनी है तो उसमें शेयर होल्डर होता है, पार्टनरशिप है तो पार्टनर होता है, प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर होता है। तो जब जो शुरू में जो बिजनेस शुरू करते हैं उसमें जब पैसा लगाते हैं शुरू में, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। फिर जो बाद में प्रॉफिट अर्न करते हैं वो भी कैपिटल का पार्ट बन जाता है, क्योंकि प्रॉफिट क्यों अर्न होगा, क्योंकि आपने कैपिटल लगाया था, तो प्रॉफिट मालिक का हिस्सा होता है, तो मालिक का हिस्सा होता है तो कैपिटल भी मालिक का ही होता है, प्रॉफिट भी मालिक का होता है, तो प्रॉफिट को भी हम लोग कैपिटल ही मान लेते हैं लास्ट में। ठीक है, तो ये 5 टाइप का अकाउंट होता है। एसेट्स, जिसको बेचने से या उसको रखने से पैसा आएगा। लाइबिलिटी, जो मुझे फ्यूचर में पेमेंट करना है किसी और को, बाहर वाले, बिजनेस से बाहर को। रेवेन्यू क्या होता है, जब गुड्स और सर्विस को हम सेल करते हैं, सर्विस बहुत नेचर का हो सकता है, कुछ भी सर्विस दे रहे हैं किसी को या गुड्स दे रहे हैं तो वो आपके लिए रेवेन्यू है। एक्सपेंस क्या होता है कि कोई भी गुड्स और सर्विस खरीद रहे हैं आप, जिसके लिए आपको पेमेंट करना है, और उस सामान को जो खरीदे हैं उसको यूज कीजिएगा किस लिए, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, या सेल में, या एडमिनिस्ट्रेशन में, या ट्रेडिंग में, तो आपके लिए खर्चा हो गया। ट्रेडिंग हो गया। और कैपिटल क्या हो गया, कैपिटल का मतलब हो गया जो शुरू में बिजनेस किए स्टार्ट, उसमें जो पैसा लगाए वो हो गया कैपिटल। तो यही 5 अकाउंट होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि इसका जो आपने ये 5 आइटम मैंने आपको बताया, 5 अकाउंट, ये 5 ग्रुप हो गया, ये टोटल 5 ही टाइप का कोई भी अकाउंट होता है। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कोई भी अकाउंट है ना, ये 5 में से किसी एक टाइप का होगा। तो अब रूल देखते हैं। जो ये असेट्स होता है, ये वाला, ये असेट्स जो होता है, और ये एक्सपेंस, इन दोनों का नेचर सिमिलर होता है। मतलब नॉर्मली इन लोग का बैलेंस कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप मतलब 100 रुपया दे दिए ना एसेट्स, कोई एसेट्स है उसका वैल्यू 100 रुपया है, तो इसका मतलब क्या है, 100 रुपया डेबिट है। कोई एक्सपेंस आपने किया, खर्चा कर दिया, तो 100 रुपया खर्चा कर दिया तो 100 रुपया आपका डेबिट हो गया। मतलब ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब कि 100 रुपया के जो एक्सपेंस है, रेंट है, तो 100 रुपया से रेंट डेबिट हो गया। यानी कि एसेट्स और एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है, नॉर्मल बैलेंस बाय डिफॉल्ट जो बोलते हैं, जो बाय डिफॉल्ट बोलते हैं, वो उसका बैलेंस जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। कुछ भी नहीं लिख रहा है, क्या है, खाली 100 रुपया लिख दिया। अगर वो 100 रुपया लिखा है एसेट्स के लिए तो डेबिट बैलेंस है, खर्चा के लिए लिखा है 100 रुपया तो वो क्या है, डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो जब भी जिसका जो बैलेंस है, इसका क्या बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है,
और मान लीजिए जिसका डेबिट जो बैलेंस है ना, अगर बढ़ाना होगा तो इसमें और डेबिट करेंगे। जैसे +2 है, इसमें 2 और जोड़ना है तो क्या करते हैं, और +2 कर देते हैं। फिर बढ़ाना है तो फिर +2 कर देंगे, क्योंकि कोई डिजिट है जिसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव है तो उसमें जोड़ना बढ़ाना होगा तो उसमें और पॉजिटिव पॉजिटिव करते चलेंगे। प्लस में 2 रुपया है तो बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे, इसमें और +2 करते जाएंगे तो ये बढ़ते चलेगा। लेकिन जिसका माइनस में है, जैसे -2 अगर है और इसको बढ़ाना होगा तो हमको क्या करना होगा, बढ़ाना मतलब कि डिजिट बढ़ाना होगा, इसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा, वैल्यू तो अल्टीमेटली घटेगा। -4 तो छोटा ही है, लेकिन अगर डिजिट बढ़ाना है तो क्या करेंगे, और उसमें माइनस करते जाएंगे। जैसे -2 है, इसको बढ़ाना है और माइनस करना है तो क्या करेंगे, और -2 कर देंगे तो -4 हो जाएगा। फिर -2 करेंगे तो -6 हो जाएगा, फिर -2 करेंगे -6। तो वैसे ही ये जो 3 है ना, लायबिलिटी, रेवेन्यू, ये और ये, इनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। इन दोनों का बैलेंस डेबिट होता है, इन तीनों का क्रेडिट होता है। ठीक है, 5 में से 2 होता है डेबिट, 3 होता है क्रेडिट। ठीक है, तो जो डेबिट वाला है इसको बढ़ाना है तो और डेबिट करते जाइए, और डेबिट करते जाइए। मान लीजिए शुरू में आपके पास एसेट 10 रुपये का था, आपने और 10 रुपये का परचेज कर लिया तो 20 रुपये का हो गया, फिर और 100 रुपये खरीद लिया तो और 120 का हो गया। तो ये क्या हो रहा है, डेबिट जब जब कर रहे हैं तो ये और वैल्यू इसका बढ़ते जा रहा है। वैसे ही लायबिलिटी है, रेवेन्यू है, कैपिटल, इनका बैलेंस होता है क्रेडिट। तो इसको बढ़ाना होगा ना तो और इसमें क्रेडिट करते चलिए, और क्रेडिट कर दीजिए, और क्रेडिट कर दीजिए, ये बढ़ते चलेगा। ठीक है, लेकिन उसका उल्टा कर देते हैं, जिसका बैलेंस होता है क्रेडिट उसमें अगर आप डेबिट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू घटेगा। जैसे एसेट्स को देखते हैं, एसेट्स का वैल्यू डेबिट होता है। ठीक है, 100 रुपया मान लीजिए एसेट्स से वैल्यू, अब इसको घटाना हो, इसका मान लीजिए वैल्यू कम करना हो तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेबिट करेंगे तो 100 से 120 हो जाएगा, लेकिन क्रेडिट करेंगे तो 100 में से 20 रुपया कम करेंगे तो 80 रुपया बचेगा। यानी कि जब डेबिट करेंगे एसेट्स और लायबिलिटी को तो बढ़ेगा, क्रेडिट करेंगे तो घट जाएगा वैल्यू। ठीक है, जिसका जो बैलेंस होता है, एसेट्स एक्सपेंस का क्या बैलेंस होता है, डेबिट, इसमें डेबिट उसका जो बैलेंस है उसमें और वही करेंगे तो वो बढ़ेगा, वही करेंगे मतलब और डेबिट करेंगे। डेबिट बैलेंस है और डेबिट कर रहे हैं तो बढ़ेगा, डेबिट बैलेंस है लेकिन क्रेडिट कर रहे हैं तो घटेगा। वैसे ही रेवेन्यू, लायबिलिटी और कैपिटल का होता है, इनका बैलेंस होता है क्रेडिट, इसमें और क्रेडिट करेंगे तो और बढ़ेगा, अगर डेबिट कर दिए तो घटेगा। यानी कि एक दूसरे का उल्टा चलता है। एसेट्स एक्सपेंस में और लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल में इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब इनवर्स साइन होता है। एसेट्स इसमें एक्सपेंस डेबिट होता है, इन लोग का क्रेडिट होता है। तो जब एसेट्स को डेबिट करते हैं तो वो बढ़ता है, लेकिन वही लायबिलिटी को डेबिट करेंगे तो घटेगा। वैसे ही एसेट्स को क्रेडिट करेंगे तो घटेगा, लेकिन लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे तो ये बढ़ेगा। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि आपने रिवीजन क्या मतलब एक्चुअली पूरा लेक्चर देख रखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि कैसे बढ़ता है घटता है। अब चलिए जनरल एंट्री इसको यूज करके पास करना सीखते हैं फटाफट। ठीक है, और इसका वैसे भी लेंथ हमारा बढ़ते जा रहा है वीडियो का, 23 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए फटाफट ये एंट्री पास करते हैं ताकि आप लोग को और थोड़ा सा इंसाइट मिलेगा। वीडियो ये मतलब वीडियो एग्जांपल देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि मैं एसेट्स एक्सपेंस कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। इस एग्जाम्पल में जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है ये वाला, जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानेंगे कि कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, उसका नेचर क्या है और किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे। इलस्ट्रेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं आइडेंटिफाई करवाऊंगा आपसे कि कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, कितना अकाउंट इन्वॉल्व है। पहले तो ये ध्यान रखिएगा सॉरी, आप ध्यान रखिएगा कि जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें डबल ही बोलता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो बोल लीजिए, तो इसमें डबल इफेक्ट हमेशा होता है। डेबिट पे भी होगा इफेक्ट, क्रेडिट पे होगा, इसलिए हर ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके बाद किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, उसके बाद उसका नेचर जानेंगे। तो फिर जनरल एंट्री तो अपने आप हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला ये स्टार्टेड बिजनेस 20 रुपीज 5 लाख, 5 लाख से हमने शुरू किया। ठीक है, तो अकाउंट्स क्या इन्वॉल्व हो गया, कैश एक आया होगा या बैंक के फॉर्म में आया होगा, यही तो 2 पॉसिबल है ना। ठीक है, और दूसरा आपने जो लगाया इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, क्योंकि शुरू में आपने जो पैसा लगाया उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल तो ये अपने आप में कैपिटल अकाउंट है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। और इसको क्या बोलते हैं, कैश या बैंक को बोलते हैं असेट है ये, क्योंकि बैंक में से भी पैसा निकाल सकते हैं। असेट्स का मतलब ही होता है कि कैश जो लाए वो असेट्स है। तो ठीक है, समझ गए। अब बिजनेस में पैसा आ रहा है तो पैसा का बैलेंस, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। एसेट्स बढ़ रहा है ना, पहले कुछ भी नहीं था, मान लीजिए पहले एसेट्स का बैलेंस 0 था, बिजनेस शुरू हुआ तो बैलेंस सब कुछ का 0 ही होता है, एसेट्स लायबिलिटी सब कुछ का। तो एसेट्स का बैलेंस मान लीजिए 0 था, तो उसमें और बढ़ाना हो तो 100 रुपये ऐड करेंगे, तो 100 रुपये ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तब ना एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा। तो ये क्या होगा, एसेट्स यहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, 5 लाख से अमाउंट सब में यही बड़ा होगा। ठीक है, तो अमाउंट मैं नहीं लिख रहा,
तो ये डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे क्या, जर्नल एंट्री में 2 लिखते हैं क्रेडिट करते वक्त, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल को क्रेडिट किए, एसेट्स को डेबिट किए। एसेट्स क्या होता है, सॉरी एसेट्स नहीं लिखना था यहाँ पे, कैश लिखिए, कैश बैंक, बैंक या कैश में से कोई एक भी डेबिट करेंगे और कैपिटल क्रेडिट। दूसरा में आता है, इसमें क्या है, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव हुआ है तो रेंट एक इन्वॉल्व हुआ अकाउंट और एक कैश, कैश में ही आया को मान के चलते हैं, या बैंक जो मानना है मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कैश मानिए या बैंक मानिए, बात बराबर है, कैश या बैंक अकाउंट दोनों एक ही है। और दूसरा क्या है, रेंट है, रेंट कमाए हैं, जो पैसा कमाए हैं उसका नाम क्या है, किस सोर्स से कमाए, तो रेंट से कमाए, तो रेंट अकाउंट। तो ठीक है, रेंट हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू है, क्योंकि इनकम है ये ना, तो रेवेन्यू इनकम है, इनकम बढ़ा तो क्रेडिट, तो ये क्या है, रेवेन्यू अकाउंट, इसको बोलेंगे रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ क्या आएगा 2 रेंट अकाउंट यहाँ हो जाएगा। और ये क्या है, कैश अकाउंट, तो ऐसे ही कैश या बैंक का सेट होता है, तो ये सेट से अकाउंट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैश बैंक को क्या करेंगे, कैश या बैंक जो भी लिखना लिखिए डेबिट करेंगे और रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। तीसरा देखते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स हमने क्रेडिट पे खरीदा है, तो गुड्स को क्या बोलते हैं, गुड्स को गुड्स नहीं लिखते हैं, या तो परचेज या सेल। तो अभी हमारे पास जब परचेज कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे परचेज, क्योंकि गुड्स आया है, परचेज, परचेज अकाउंट इन्वॉल्व हुआ। दूसरा उधार पे खरीदते हैं, यानी क्रेडिटर, किसी को तो मुझे पेमेंट करना हो ना, जिसको मुझे पेमेंट करना होता है सामान के लिए, मान लीजिए जिससे रॉ मटेरियल या परचेज गुड्स करते हैं ना, उसको बोलते हैं क्रेडिटर, जो उधार में मुझे देता है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को मुझे फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा, क्रेडिटर का मतलब होता है जो मुझे उधार में बेचा हो सामान, तो फ्यूचर में तो पेमेंट करेगा ना क्रेडिटर को, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर में पेमेंट करना है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है। और ये परचेज क्या हो गया, एक्सपेंस, क्योंकि इसको हम प्रोडक्शन में यूज करने वाले हैं, परचेज को, गुड्स को क्या यूज करेंगे, प्रोडक्शन में यूज करेंगे या सेल करने में यूज करेंगे, तो एक्सपेंस हो गया हमारे लिए, तो एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट ये हो गया। एक्सपेंस अकाउंट बढ़ा तो डेबिट, खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट, तो परचेज को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। और 2 क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, लायबिलिटी हमारा बढ़ रहा है तो क्रेडिट, तो क्रेडिटर को क्रेडिट, क्रेडिटर को क्रेडिट, ठीक है। चौथा देखते हैं, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव पेमेंट इन चेक, गुड्स सेल किया और पेमेंट चेक में रिसीव किया, तो चेक का जो पेमेंट आता है वो कहाँ आता है, बैंक में आता है। तो मेरा क्या होगा, चेक जब बन जाएगा तो मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो एक हमारा अकाउंट इन्वॉल्व होगा क्या, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में पैसा बढ़ जाएगा जब चेक बन जाएगा तो। और हमने सेल किया है तो क्या हो गया, सेल एक अकाउंट। सेल्स कौन सा अकाउंट है, ये है रेवेन्यू अकाउंट, ये मतलब नेचर है इसका, रेवेन्यू नेचर का है। ये बैंक क्या है, एसेट्स नेचर का है, ठीक है। अब एसेट्स बढ़ा है ना, मेरे पास पैसा आया है, पैसा एसेट्स होता है, एसेट्स बढ़ा तो डेबिट, तो बैंक को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे, ठीक है। वैसे ही सेल्स क्या है, सेल्स बढ़ा, पहले 0 का मान लीजिए सेल्स था, अब सेल्स 100 रुपया का हो गया अगर, तो बढ़ा ना, तो सेल्स क्या होता है, रेवेन्यू नेचर का होता है। और रेवेन्यू नेचर का अगर सेल्स है तो रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट। तो 2 क्रेडिट करेंगे किसको, सेल्स को, क्योंकि सेल्स ही रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पांचवा, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस, ठीक है। रेंट अगर आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया तो क्या होगा, रेंट एडवांस में अगर आपने पेमेंट कर दिया तो क्या होगा, आपने कैश दिया होगा। और रेंट इन एडवांस क्या हो गया, रेंट अगर आपने एडवांस दे दिया तो एडवांस रेंट इसको बोल सकते हैं, या रेंट इन एडवांस जो बोलना है बोलिए, या तो एडवांस रेंट बोलिए चाहे रेंट इन एडवांस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एडवांस रेंट, रेंट इन एडवांस ही दे दीजिए, रेंट इन एडवांस हमने दिया है, किसी को पेड किया है, तो पेड किया तो कैश या बैंक हमने दिया होगा, तो कैश या बैंक हमारे पास से गया होगा। और रेंट इन एडवांस का अकाउंट खुल गया, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, रेंट अभी खर्चा हुआ नहीं लेकिन एडवांस हमने दे दिया, तो कैश गया हमारे पास से, तो कैश क्या होता है, एसेट्स होता है, कैश तो एसेट्स, एसेट्स गया तो क्रेडिट, तो एसेट्स मेरे पास से गया तो इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट किसको करेंगे, कैश या बैंक, जो लिखना है लिख दीजिए, ठीक है। अब डेबिट बच रहा है, रेंट इन एडवांस किस नेचर का है, तो एसेट्स नेचर का हो गया ये भी, क्योंकि एक बार आज हमने रेंट पेमेंट कर दिया तो फ्यूचर में मुझे रेंट दोबारा नहीं देना पड़ेगा 1 महीने का। मान लीजिए आज 1 महीने का एडवांस दिए हैं तो 1 महीने का तो कम से कम नहीं देना पड़ेगा ना फ्यूचर में, 1 महीना फ्री में रह सकते हैं ना। तो जब फ्री में रह सकते हैं तो क्या हमारा हेल्प हो गया कि आउटफ्लो को ये कम कर रहा है,
आउटफ्लो हेल्प कम कर रहा है ना, अब फ्यूचर में मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा, खाली यूज करेंगे पैसा नहीं देंगे क्योंकि आज ही पेमेंट हो गया। तो ये आउटफ्लो को कम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एसेट्स, एसेट्स बढ़ रहा है ना। रेंट इन एडवांस दिए तो रेंट इन एडवांस में लिए क्या हो गया, बढ़ गया, पहले जीरो था रेंट इन एडवांस, अब बढ़ गया। तो असेट्स बढ़ाना है, रेंट इन एडवांस तो असेट्स, असेट्स बढ़ा तो डेबिट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रेंट इन एडवांस लिख देंगे, एडवांस, एडवांस पूरा लिख लीजिएगा आप अपने लैंग्वेज में। थोड़ा सा मेरा पेन बहुत ज़्यादा मोटा चल रहा है, इसे थोड़ा सा पतला कर लूँ, क्या पतला कर लेता हूँ और कलर ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है। चलिए छठा आप देखते हैं, छठा में क्या है, वेजेज एंड सैलरी पेबल, ये देखिए छठा। और 6 आप देखें अगर ये वाला, तो वेजेज एंड सैलरी पेबल, वेजेज एंड सैलरी सबसे पहले क्या है, वेजेज एंड सैलरी का मतलब क्या हुआ कि हमने किसी से काम करवा लिया, उसका पेमेंट नहीं किया, मतलब पेमेंट करना है, 30 दिन काम कर लिया लेकिन 5 तारीख को पेमेंट करना है, ठीक है। आज महीना खत्म हो गया, 5 को पेमेंट करना है मान लीजिए, तो सैलरी पेबल हो गया ना, फ्यूचर में पेमेंट करना है। तो वेजेज एंड सैलरी अगर पेबल हो गया तो लिखेंगे सबसे पहले वेजेज एंड सैलरी पेबल, ये हमारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। नेचर इसका क्या है, लाइबिलिटी का, क्योंकि मुझे फ्यूचर में पेमेंट करना है तो लाइबिलिटी। और वेजेज एंड सैलरी हमारे लिए है क्या, वैसे खर्चा, ठीक है। तो वेजेज एंड सैलरी अकाउंट खर्चा है हमारे लिए, पेमेंट नहीं किया इसलिए फ्यूचर में पेमेंट करना है, तो आपने पेबल वर्ड यूज कर लिया साथ में। वेजेज वेजेज एंड सैलरी वैसे तो है आपका खर्चा, आपने पेमेंट नहीं किया इसलिए ना आउटस्टैंडिंग लिख दिए हैं। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेज एंड सैलरी भी लिख सकते हैं या वेजेज एंड सैलरी पेबल भी लिख सकते हैं, दोनों बात बराबर है। तो वेजेज एंड सैलरी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट है, और ये लाइबिलिटी अकाउंट है। खर्चा बढ़ा, वेजेज एंड सैलरी एक महीना काम करा लिया तो खर्चा तो हुआ ना, आपने सर्विस तो उनका ले लिया, तो सर्विस ले लिया तो खर्चा आपका हो गया, खर्चा हुआ तो डेबिट। तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेजेज एंड सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया। टू क्रेडिट मतलब किसको करेंगे, वेजेज एंड सैलरी पेबल, वे डब्ल्यू एंड एस, वेजेज एंड सैलरी पेबल लिख देते हैं यहाँ पे, फ्यूचर में पेमेंट करना है तो पेबल लाइबिलिटी हो गया आपका। 7वां देखते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि एसेट्स लाइबिलिटी के पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं। एडवांस हमने रिसीव किया है, यानी कि अब मुझे गुड्स सप्लाई करना है, फ्यूचर में पैसा मिलेगा नहीं क्योंकि आज ही पैसा मिलेगा, लेकिन सप्लाई फ्री में मतलब बेसिकली गुड्स मुझे फ्यूचर में सप्लाई करना पड़ेगा, वो भी बिना पैसा के, क्योंकि पैसा आज ही मिल गया है। एक बार पैसा मिल गया तो दोबारा तो पैसा मिलेगा नहीं, लेकिन जिस दिन सप्लाई कीजिएगा उस दिन पैसा नहीं मिलेगा, खाली गुड्स जाएगा, ठीक है। तो आज ही पैसा ले लिया है, अगर गुड्स उस दिन नहीं दीजिएगा तो आपको पैसा वापस करना पड़ सकता है। तो जब तक गुड्स आप दे नहीं देते हैं तब तक क्या मानेंगे कि उसका पैसा हमारे पास जमा है एडवांस, ठीक है। तो एक तरह से हमारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया, क्योंकि अगर गुड्स नहीं देंगे तो पैसा देना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी हो गया। या फिर यूँ बोल दे कि गुड्स और सर्विस अब मुझे फ्री में प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि पहले ही पैसा ले लिया है, ठीक है। तो किसी और का पैसा हम अपने पास रखते हैं तो हमारे लिए लाइबिलिटी है, कोई और मेरा पैसा अपने पास रखता है तो एसेट्स है, क्योंकि वो मुझे फ्यूचर में देगा, कैश दे या फिर कैश के कोई वेरिएंट कुछ दे दे। और यहाँ पे हमने किसी को से कुछ ले लिया है तो या तो हम उसको कैश में चुकाएंगे या कोई सर्विस देंगे फ्री में, ठीक है। तो हमारे लिए लाइबिलिटी हो गया। तो एडवांस रिसीव किए हैं, कैसे रिसीव किए होंगे, कैश या बैंक लिए होंगे, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट हमारे पास आया होगा। ये क्या कैश बैंक होता क्या है, कौन सा अकाउंट होता है, एसेट्स अकाउंट होता है। दूसरा एडवांस रिसीव किए हैं तो लिखेंगे कि एडवांस लिख देते हैं, एडवांस रिसीव्ड खाली लिख देते हैं। तो एडवांस किसी भी चीज़ के लिए तो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि फ्यूचर में या तो आपको उसको पैसा वापस करना पड़ सकता है या गुड्स देना पड़ेगा फ्री में, तो लाइबिलिटी हो गया ना, क्योंकि फ्यूचर में तो पैसा मिलेगा नहीं और खाली आउटफ्लो होगा गुड्स का। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैश और बैंक हमारे पास आ रहा है, तो ये कैश बैंक होता है, एसेट्स, एसेट्स मेरे पास आ रहा है तो बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट, यहाँ लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे टू एडवांस रिसीव्ड, क्योंकि आपने एडवांस रिसीव कर लिया, फ्यूचर में अब दिखाई दीजिएगा खर्चा, फ्यूचर में खर्चा की मतलब उसको सर्विस दीजिएगा, आज आपके लिए लाइबिलिटी है, जिस दिन लाइबिलिटी दे दीजिएगा तो एंट्री हो जाएगा, एडवांस खत्म हो जाएगा, एडवांस को डेबिट कर देंगे और खर्चा जो होगा उसको मतलब सब जो गुड्स या सर्विस होगा उसको दे देंगे, सेल कर देंगे, तो एंट्री होगा सेल, एडवांस रिसीव टू सेल। फिर 8वां देखते हैं, इस तरह का एंट्री मैंने करवा दिया तो आपको समझ में आ रहा होगा। इंटरेस्ट अक्रूड 1000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 1 मंथ, इंटरेस्ट अक्रूड हो गया लेकिन 1 महीने बाद मिलेगा, यानी कि आपने काम कर दिया तो आपका असेट्स तो बन गया क्योंकि फ्यूचर में पैसा मिलेगा 100%, तो अक्रूड इंटरेस्ट आपके लिए क्या होगा, असेट्स हो गया
क्योंकि फ्यूचर में वहाँ से पैसा आएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट क्या है आपके लिए, इनकम है, क्योंकि इनकम तो अर्न हो चुका है ना, नहीं मिल रहा है तो फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर में जब मिलेगा जो चीज़, इंटरेस्ट अगर फ्यूचर में मिलेगा तो उसमें अक्रूड हमने लगा दिया, तो अक्रूड इंटरेस्ट हो गया आपके लिए, क्योंकि ये फ्यूचर में पैसा आपको मिलेगा। तो अक्रूड इंटरेस्ट आपके लिए क्या हो गया, असेट हो गया, क्योंकि यहाँ से फ्यूचर में पैसा आएगा। और दूसरा इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम अर्न हुआ तो आपके लिए क्या है, इनकम। रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू को क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू बढ़ा तो क्रेडिट टू, इसको क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट इनकम अर्न किए हैं। और ये अक्रूड इंटरेस्ट का आपके लिए क्या है, एसेट्स है, क्योंकि यहाँ से फ्यूचर में पैसा आएगा। तो डेबिट करेंगे अक्रूड, अक्रूड इंटरेस्ट, डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। नौवां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल बिजनेस में जो लगाता है प्रोप्राइटर उसको बोलते हैं कैपिटल। उस कैपिटल लगाया उस पर इंटरेस्ट मांग रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है, खर्चा है। कैपिटल हमारे लिए क्या है, खर्चा है, तो ये हो गया एक्सपेंस नेचर का अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिख नहीं रहा हम उसको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जब नहीं दे रहे हैं तो उसके कैपिटल को ही बढ़ा देंगे, क्योंकि उसने जो कैपिटल शुरू में 1 लाख लगाया था, हमारे इंटरेस्ट उसका 1500 बन रहा है, तो हम मानेंगे कि उसने 1 लाख तो लगाया ही था, 1500 जो मुझे देना था मैंने उससे ना दे के उसके अकाउंट को ही बढ़ा दिया, यानी कि अब उसका पैसा बिजनेस में कितना लगा है, 1,15,000, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ही इसमें क्या बोलूँ मैं, ठीक है। तो खर्चा हुआ तो क्या, डेबिट, तो खर्चा बढ़ा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्या कर दिया, डेबिट। तो ये क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल में हम उसका बढ़ा दे रहे हैं। कैपिटल भी तो एक तरह से लायबिलिटी है ना बिजनेस के लिए, क्योंकि कैपिटल तो प्रोप्राइटर का है। देखिए एसेट्स और लायबिलिटी जो होता है, एसेट्स बिजनेस का होता है, जो भी एसेट्स दिख रहा है ना, जितना भी एसेट्स वो बिजनेस एंटिटी का है, और लायबिलिटी जितना भी है ना वो सब होता है प्रोप्राइटर का। तो जो पैसा मुझे प्रोप्राइटर का देना होता है, मतलब जो पैसा मुझे प्रोप्राइटर को देना होगा वो सब लायबिलिटी है, जैसे कि कैपिटल, ठीक है, वो भी लायबिलिटी है, प्रोप्राइटर को देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, तो ये भी हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है प्रोप्राइटर को ही, तो ये भी लायबिलिटी हो गया, ठीक है। तो ये सब जितना भी लायबिलिटी होता है, प्रॉफिट कमाए तो प्रॉफिट भी किसका बनेगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट किसको हुआ, प्रोप्राइटर को, तो ये भी उसी का हो गया, तो ये भी कैपिटल ही है। तो जितना भी उसको मुझे पैसा देना है प्रोप्राइटर को, वो मेरे लिए कैपिटल हो जाता है। जितना भी पैसा प्रोप्राइटर को जाएगा वो सब कैपिटल है, तो ये पैसा भी प्रोप्राइटर को ही जाएगा, तो उसको कैपिटल को ही बढ़ा देते हैं, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल बढ़ गया ना, अकाउंट क्रेडिट। तो 10वां देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग यानी कि क्या होता है कि उसने जो पैसा निकाला, शुरू में आपने 1 लाख रुपये लगा दिया, तो हमको लग रहा था कि आप ऐसे 1 लाख निकालेंगे नहीं, तो हमने बहुत सारा कमिटमेंट कर लिया कि आपको लोन दूंगा, आपको ऐसे दूंगा 10% पे, 20% पे, यहाँ इन्वेस्ट करूंगा ऐसे ऐसे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि आपने बीच में पैसा ही निकाल लिया, तो मेरा सारा कमिटमेंट फेल होने वाला था। हम चाहते थे कि नहीं, कमिटमेंट फेल हो जाएगा तो मेरा गुडविल खराब हो जाएगा, कस्टमर भाग जाएगा। तो मैंने क्या किया, लोन लेके कहीं और से कमिटमेंट को फुलफिल किया। मुझे यही करना पड़ेगा ना, अगर पैसा आप निकाल लीजिएगा तो कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए मुझे इंटरेस्ट अब देना पड़ेगा किसी और को भी। आपको तो दे ही रहते, किसी और को भी अब देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं, अगर आप बीच में पैसा निकालेंगे तो आपसे हम इंटरेस्ट लेंगे, आप पैसा निकालेंगे तो आपसे इंटरेस्ट लेंगे, फिर हम उसी इंटरेस्ट को यूज करके क्या करेंगे, किसी और से लोन लेके अपना काम करेंगे और उसको ये पैसा इंटरेस्ट वाला उसको दे देंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब कैपिटल पे निकाल रहा था, कैपिटल मालिक का होता है, वो जब उस पर इंटरेस्ट कमा रहा था तो मेरे लिए घाटा था, खर्चा था। तो वो जब निकाल रहा है और उस पर इंटरेस्ट वो दे रहा है, इंटरेस्ट कंपनी को मिल रहा है, बिजनेस एंटिटी को मिल रहा है। जब बिजनेस एंटिटी को कोई इंटरेस्ट या पैसा मिल रहा है तो क्या हो, इनकम हो गया। इंटरेस्ट तो बिजनेस की इनकम ही हो गया ना, जब क्योंकि इसको इंटरेस्ट मिल रहा है, देना नहीं पड़ रहा है। देना तो कैपिटल पर पड़ रहा था, तो खर्चा था, तो जो मिल रहा है वो इनकम हो गया, ठीक है। और ड्रॉइंग क्या होता है, ड्रॉइंग हमारा क्या होता है, कैपिटल करने के, कैपिटल बढ़ाते हैं तो कैपिटल क्रेडिट करते हैं। वैसे जब कैपिटल को डेबिट करते हैं ना तो कैपिटल नहीं लिखते हैं बल्कि ड्रॉइंग लिखते हैं, क्योंकि वो पैसा निकल रहा है। तो ड्रॉइंग को ही बढ़ाते हैं कि तुमने, मान लीजिए उसने 1 लाख निकाला था, उस पर इंटरेस्ट बना 1,000, तो 1,000 तो वो तो कैसे मुझे दे नहीं रहा है, तो हम ये मानेंगे ना कि उसने 1 लाख तो निकाला ही था, साथ में 1,000 और निकाल लिया, क्योंकि उसको मुझे देना था, दे नहीं रहा था। हम उसका बोल देंगे तुम, हम अब मान रहे हैं कि तुम 1 लाख नहीं 1,01,000 निकाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रॉइंग क्या हो गया, निकालता है जो पैसा, या यूं बोल दे कि कैपिटल का निगेटिव पार्ट हो गया।
कैपिटल का वैसे क्रेडिट बैलेंस होता है, जब निकालता है तो उसको बोलते हैं डेबिट, तो डेबिट कर देते हैं। तो डेबिट जब करते हैं तो कैपिटल नहीं लिखते हैं, उसके जगह पे ड्राइंग लिखते हैं। जैसे गुड्स गुड्स आता है तो हम परचेज लिखते हैं, जाता है तो सेल लिखते हैं। वैसे ही जब पैसा आता है मालिक से तो कैपिटल, और जब जाता है तो ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट क्या हो गया आपके लिए, कैपिटल अकाउंट है ये। वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गया, इस पे मुझे कंपनी को पैसा मिल रहा है, मतलब बिजनेस को मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिजनेस एंटिटी में ये पैसा आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, इनकम हो गया। रेवेन्यू जो बोलना है बोलिए। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम, क्रेडिट होगा क्योंकि इनकम बढ़ रहा है तो क्रेडिट, और ये कैपिटल घट रहा है तो डेबिट। तो डेबिट हो रहा है तो ड्राइंग को डेबिट कर देंगे। मेरे ख्याल से ये समझ में आप लोग को आया होगा होपफुली। अब मैं एक बार वीडियो का लेंथ देख लूँ क्या कितना बड़ा है। ये तकरीबन आपको 42 मिनट्स का हो चुका है, लेकिन मेरे ख्याल से ये आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पहले वो वाला एंट्री आपको समझा दूंगा, क्या बोलते हैं गुड जीएसटी वाला, या जीएसटी वाला अभी इसी में समझा दूं क्या। चलिए फटाफट समझा ही देता हूँ, फिर क्या आप अलग से सेशन शुरू करेंगे। तो इसमें देखिए जीएसटी एग्जाम्पल मैंने पहले ही से लिख रखा है। जीएसटी क्या होता है कि जितना भी परचेज या सेल होता है उस पर टैक्स लगता है। ठीक है, परचेज सेल पे जो टैक्स लगता है, परचेज किए तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। परचेज भी किए तो टैक्स देते हैं किसी को, जिससे परचेज किए उसको टैक्स दे रहे हैं। जब सेल करते हैं तो वहां से टैक्स लेते हैं और उस पैसा को सरकार के पास जमा कराते हैं। ठीक है, यानी कि सेल किए तो परचेज, सेल किए तो टैक्स कस्टमर से मांगे और सरकार को दे देंगे, और जब परचेज करते हैं तो हम टैक्स जिससे खरीदे हैं सामान उसको दे देते हैं, वो जाके बाद में सरकार के पास जमा कर देता है। तो परचेज सेल दोनों पे ही टैक्स जमा हो रहा है सरकार के पास। ठीक है, तो इस टैक्स को हम क्या बोलते हैं, गुड्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, जब भी सेल या परचेज होगा, किसी भी गुड्स हो तो भी, सर्विस होगा तभी, तो जब भी गुड्स या सर्विस सेल या परचेज होगा उस पर टैक्स लगता है, उस टैक्स को बोलते हैं जीएसटी। ठीक है, अगर खरीदने और बेचने दोनों वाला, मतलब यानी कि सेलर बायर, ये दोनों दिल्ली का है, दिल्ली का है, टैक्स क्या लगेगा, CGST एंड SGST। स्टेट जीएसटी हो गया, इसको सेंट्रल जीएसटी बोलते हैं। अगर ये लोग है, एक बिहार का है, बिहार है एक, और एक है दिल्ली, दिल्ली एक बिहार। एक सेकंड, थोड़ा सा वो ब्लर हो गया। ये अगर बिहार है और ये वाला दिल्ली है, और दो अलग अलग हो गया राज्य, तो जब दो राज्य इन्वॉल्व हो जाता है ना, तब टैक्स एक ही जाता है जिसका नाम होता है IGST। ये सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। ठीक है, और ये जो होता है, ये जब एक ही राज्य होता है तो ये दो टैक्स लगता है, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, तो एक राज्य दो टैक्स, CGST खाली नाम दो टैक्स का है। और जो टैक्स का रेट होता है, मान लीजिए 18% है अगर टैक्स रेट नॉर्मल, तो ये कितना परसेंट चार्ज होगा, 9% हो जाएगा, ये भी 9% हो जाएगा। लेकिन 18% का अगर बाहर बेच रहे हैं, बिहार और दिल्ली के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो सीधे 18% लगेगा इसमें। ठीक है, तो होपफुली अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। और टैक्स जो नेट टैक्स पेड जो होता है ना, नेट टैक्स पेड, वो बोलते हैं आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि आपने जितना कस्टमर से लिया, खरीद सेल करते वक्त जितना आपने लिया, आउटपुट मतलब क्या होता है, सेल, सेल पे जो टैक्स लगा उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। परचेज को बोलते हैं इनपुट, इनपुट पे जो हमने टैक्स लगा दिया वो बोलते हैं इनपुट जीएसटी। तो सरकार के पास जब जमा करते हैं वो इतना जमा करते हैं जितना आपने कस्टमर से लिया, मान लीजिए 100 रुपया, और सेल को परचेज करते वक्त आपने 20 रुपया दिया था, तो अब सिर्फ 80 रुपया आप सरकार के पास जमा करेंगे। तो नेट टैक्स पेड ऐसे निकलता है। ठीक है, तो ये ही कुल मिला के बेसिक कंसेप्ट है। अब देखिए इस पे ट्रांजेक्शन देखते हैं, ये एंट्री कैसे पास करेंगे। देखिएगा ये दिल्ली का है मनोज, मनोज ने बॉट गुड्स फ्रॉम झारखंड से गुड्स खरीदा, तो एंट्री क्या हम लोग करते हैं, गुड्स परचेज किया तो परचेज, परचेज अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। ठीक है, देखिए इनपुट होता है, वैसे इनपुट होता है असेट, इससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है क्योंकि अब टैक्स कम जमा करना पड़ रहा है ना, इतना जमा करना था इतना से घटा दिए, इतना ही जमा करना पड़ रहा है। और ये होता है लाइबिलिटी,
क्योंकि फ्यूचर में पेमेंट करना है तो ये लाइबिलिटी हो गया, ये फ्यूचर में पैसा बचाएगा, ये फ्यूचर में पैसा किसी और को देना है, सरकार को ही देना है, लाइबिलिटी। हाँ ठीक है, बी हो गया, लाइबिलिटी हो गया ये, क्योंकि सरकार को फ्यूचर में पैसा देना है, यहाँ पे ये टैक्स सेविंग कर देता है, पैसा बचा लेता है, तो वो एसेट्स हो गया। ठीक है, तो परचेज अकाउंट एक्सपेंस है तो डेबिट। अब इस पे हमने टैक्स दिया, झारखंड से खरीदा है तो एक ही टैक्स देंगे क्योंकि ये दिल्ली का बाहर है, तो आईजीएसटी हमने क्या होगा, तो इस पे जो टैक्स पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट, और इसको बोलेंगे आईजीएसटी, टैक्स का नाम है आईजीएसटी। तो इनपुट आईजीएसटी हमारी एसेट्स हो गया, क्योंकि जब हम फ्यूचर में सेल करेंगे ना तो कस्टमर से जो भी तस लेंगे तो वो उतना पैसा सरकार को देना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास ये वाला है क्योंकि परचेज हमने किया तो इतना पैसा उसमें से कम करके देना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जांपल कर दूंगा तो समझ में आ जाएगा। परचेज हमने किया 3.5 लाख, तो परचेज और सेल का अमाउंट हमेशा अलग होता है, टैक्स अलग से उस पर चार्ज होता है। तो इस पे 18% अगर मैं जोड़ूं इनपुट का तो कितना बनेगा, 3.5 लाख का 18% आप कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो मेरे ख्याल से आपको कितना आएगा, 3.5 लाख का 18% 20% कीजिएगा तो 70, और ये 2% 7,000 हो गया, तो 63,000 के आसपास ये आएगा। ठीक है, तो ये 63,000 हो गया। टू जिससे हमने खरीदा होगा, तो मान लेते हैं कि कैश में ही खरीदा होगा, बात खत्म करते हैं। क्रेडिटर भी लिख सकते हैं लेकिन कैश ही लिखते हैं, कैश या बैंक जो लिखना है लिखे। एसेट्स गया तो क्रेडिट, तो एसेट्स मेरे पास इतना पैसा जा रहा है तो 4,13,000 मेरे पास से पैसा गया होगा, और इतना का फ्यूचर में बेनिफिट मिल जाएगा 63,000 का, तो इसलिए डेबिट किए हैं। ये एसेट्स है डेबिट, ये खर्चा है डेबिट, ये एसेट्स है गया इसलिए क्रेडिट। ऐसे ही सेल जब किए हैं तो देखिए सेल हमारे लिए इनकम होता है, तो क्या होगा, उत्तर प्रदेश में सेल किए हैं तो फिर इससे वही बात, दिल्ली के हैं हम यूपी में बेच रहे हैं तो आईजीएसटी ही लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कैश आया होगा तो लिखते हैं कैश या बैंक या डेटर भी लिख सकते थे। तो सेल सेल कितने का किए हैं, 2 लाख का, 2 लाख का सेल किया, इस पे हमने आईजीएसटी लिख क्या होगा, इसको बोलते हैं क्या, आउटपुट पे आईजीएसटी दे रहे हैं, आउटपुट आईजीएसटी हमारे लिए लाइबिलिटी हो गया। ये एसेट्स था, ये क्या है, असेट है, और ये क्या है, लाइबिलिटी है। कितने का, 18% जोड़ देते तो 18 36,000 हो गया, तो 236 आपके पास रुपया आया होगा, जिसमें से 36,000 सरकार के पास जमा करना पड़ेगा फ्यूचर में। सी, ये फिर लोकल में सेल किए, दिल्ली में ही सेल कर दिए, तो दिल्ली में जब सेल किए तो क्या हुआ होगा, एंट्री आया होगा मेरे पास क्या, कैश या बैंक आया होगा, अकाउंट डेबिट। टू हमने क्या किया होगा, सेल 4 लाख का, और इस पे लाइबिलिटी नहीं हुआ होगा, आउटपुट। अब देखिए लोकल में सेल किया विद इन स्टेट यानी कि 2 टैक्स, तो CGST, आउटपुट स्टेट को बोलते हैं SGST। 4 लाख का 18% कितना होगा, 4 लाख का 9% 36,000, तो ये 36,000 हो गया, ये भी 36,000 हो गया। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना आया होगा, 4,72,000 आया होगा, जिसमें से 36,72,000 सरकार के पास जाएगा, 72 ये 36 ये, उसमें से इतना घटा देंगे, जो आएगा पैसा उतना ही सरकार को जाएगा अभी तक के हिसाब से। फिर डी देखते हैं, डी में इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पेमेंट किया, तो इंश्योरेंस हमारे लिए क्या है, खर्चा है, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट कर देते हैं। अब हम कुछ लिखा नहीं तो हम इसको लोकल ही मान लेते हैं कि लोकल में ही हमने इंश्योरेंस कराया होगा, तो 2 टैक्स SGST CGST लगा होगा, तो इसको बोलेंगे इनपुट SGST और इनपुट CGST। ठीक है, हमने खर्चा किया है 20,000 इंश्योरेंस पर, इसका 20 नहीं सॉरी 30 है, ये 30, और इसका 9% अगर करें तो 2,700 ये हो रहा है, ये भी 2,700 होगा। तो 2 हमने कैश में कितना पेमेंट किया होगा, तो 5400 यानी कि 35,400 रुपये हमने पेमेंट किया होगा। ठीक है, फिर ई देखते हैं एंट्री, फर्नीचर हमने कर दिया, तो फर्नीचर हमारे लिए एसेट है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फिर यहाँ पे इनपुट वही CGST इनपुट
SGST डेबिट टू कैश गया होगा, मान लीजिए कैश में ही मान के चल रहे कि अभी खरीदा है, तो 50,000 का फर्नीचर हो गया, 4500 का ये हो गया, 4500 का ये होगा, 9% कीजिएगा तो आ जाएगा 9% ये 9% ये, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया 59,000 मेरे पास से गया होगा। तो अब देखिए ये क्या है, ये दोनों असेट है, ये भी असेट है आपका, और ये आपका क्या है लाइबिलिटी है, ठीक है। तो लाइबिलिटी को खत्म करना है तो क्या करेंगे, क्योंकि अब सरकार को पैसा चुकाना है, तो लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए क्या करते हैं डेबिट, तो पहले आउटपुट IGST, फिर आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, ये तीनों को डेबिट करेंगे। टोटल कितना चुकाना है, एंट्री सेल का कितना है, एक ये है एक ये है, दो ही है ना, ओके दो ही है शायद, हाँ दो ही है। तो ये हो गया आपका IGST कितना 63,000 का असेट से IGST ना, लाइबिलिटी कितने का है 36,000 का, तो 36,000 IGST का लाइबिलिटी हो गया। फिर ये 36,000 का हो गया, यहाँ नीचे यहाँ पे ये है लिखा हुआ, ये हो गया, यहाँ पे ये दोनों लिख रहे हैं 36 हो गया तीनों। अब इसका पेमेंट पहले हम लोग, मेरे पास जो इनपुट अवेलेबल है इससे पेमेंट करेंगे, पेमेंट करना है ना, इतना लाइबिलिटी पेमेंट करना था, तो सबसे पहले जो मेरे पास इनपुट का था वो इनपुट उसके साथ सेट ऑफ कर देंगे। तो इससे पेमेंट होगा कितना, सबसे पहले इनपुट के साथ हम सेट ऑफ करेंगे, इनपुट परचेज IGST है ना, हाँ IGST है, तो इनपुट IGST खत्म करते हैं, कितना है मेरे पास इनपुट IGST, ये टोटलिटी में देखते हैं, IGST से मतलब नहीं है, आउटपुट के साथ इनपुट खत्म कर देते हैं बस, जिस किसी का भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। IGST कितना है इनपुट का 63,000, फिर 2, अब और भी कोई है, ये रहा यहाँ पे इनपुट SGST, इनपुट CGST, अब जोड़ लेते हैं इन दोनों को, कितना हो रहा है ये 2700 और 4500 कितना होगा, 4700 में 2700 जोड़ेंगे तो 45 में 2000 जोड़ देंगे तो 6500 और 700 और जोड़ देंगे तो 65 और 7 7200 हो गया, तो 7200, तो ये भी 7200 ही होगा क्योंकि दोनों जगह सेम है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया 7200 का मतलब अगर हम देखें तो 63 में 14 जोड़ देंगे तो 63 और 10 73 और 4 77,400, ठीक है 77,400 हो गया टोटल इनपुट। और हमारे लाइबिलिटी कितने का 36,000 इंटू 3 कर दीजिएगा तो 1,08,000 का लाइबिलिटी है। उसके बाद 77,400 का हमारे पास लाइबिलिटी है, एसेट्स था, तो 77,400 का एसेट्स था मतलब इनपुट था, तो 77,400 घटा दीजिएगा तो आपको कितना देना पड़ेगा कैश में, तो देना पड़ेगा आपको 30,600 रुपया। तो आपको जो देना पड़ेगा कैश या बैंक अकाउंट से आपको इतना देना पड़ेगा नेट, क्योंकि आपने परचेज पे ऑलरेडी इतना ही दे दिया था, टोटल इतना देना था जिसमें से इतना तो आपने परचेज करते वक्त ही दे दिया है, तो नेट ऑफ कैश में इतना ही देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आउटपुट जीएसटी का एडजस्टमेंट होता है। यही फाइनल एंट्री है, जितना भी आउटपुट था आउटपुट जो था सबको जोड़ के डेबिट कर दिए, क्योंकि आउटपुट क्रेडिट था तो खत्म करने के लिए डेबिट पेमेंट करना है ना, पेमेंट करते वक्त लायबिलिटी को क्रेडिट था तो उसको पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट करके खत्म करेंगे। जो एसेट्स था ये तो हमारे पास सब चला जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है इनपुट जीएसटी का, तो इसको इस्तेमाल कर लिए तो डेबिट जो था उसको क्रेडिट कर दिए, और जब बच गया कि कुछ और पेमेंट अभी करना पड़ेगा तो बाकी को कैश या बैंक से पेमेंट कर देंगे। तो यही हमारा जीएसटी की लायबिलिटी है। तो यही मॉडर्न अकाउंटिंग के हिसाब से मोटा मोटी आपको पूरा कंसेप्ट मैंने समझा दिया, और ये समझ में आ गया तब कोई भी अकाउंटिंग कोई भी जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं इजीली। चलिए इस वीडियो को अभी यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ट्रेडिशनल अप्रोच से सीखेंगे। ठीक है।